जय श्री राम, हर हर महादेव। और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं रौनक सिंह एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ इस प्यारे से प्लेटफॉर्म रामानुजन क्लासेस पे। तो फिर जैसे कि आप लोग को बता दें कि कल हम लोग थोड़े से टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो फिर उसका कल थोड़ा सा एक ओवरव्यू हुआ था कि मतलब क्या क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र। तो फिर ये इसके रिलेटेड कल हम बात कर लिए थे। उससे पहले हम लोग कुछ टर्म के बारे में बात भी कर लिए थे। तो फिर आज हम लोग का मेन यही रहेगा कि हम लोग आज ये सारे इसको कवर करेंगे। जो भी भारत का संविधान का जो भी ऐतिहासिक आधार था उससे रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। मैं जैसे कि बता दूं आप लोगों को, ये जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें सबसे पहला पहला कार्य क्या हुआ? जैसे कि आपको बता दूं कि इसमें कोड ऑफ डायरेक्टर की संरचना में परिवर्तन हुआ। कोड ऑफ डायरेक्टर की संरचना में परिवर्तन हुआ। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संरचना परिवर्तन होने से क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि जैसे कि क्या होता था कि जैसे जो भी ब्रिटेन कंपनी वाले थे, वो लोग कुछ ना कुछ लोग अपना उपहार भेंट के रूप में भारतवासियों से लेकर जाते थे। तो फिर ये हुआ कि जैसे कि ये लोग ये निकाल दिए कि जो भी ब्रिटेन कंपनी में जो भी वर्कर रहेंगे, जो भी एम्प्लॉय रहेंगे, जो भी काम करते रहेंगे, वो ना तो कोई निजी व्यापार कर सकते हैं और ना ही उसके साथ साथ भारतवासियों से कोई भी भेंट या उपहार ले सकते हैं। इससे मतलब ये होता था जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय भारत में आया, सोना लेने आया, मान लीजिए वो 50 किलो सोना लेने आया, यहाँ से वो 70 किलो लेकर गया। उसके बाद वहां पर वो बोलेगा कि मतलब 50 किलो हम खरीद कर लाए हैं, उसके बाद 20 किलो हमें मिला है फिलहाल उपहार के रूप में। तो फिर इससे ब्रिटेन वालों को बहुत ज्यादा नुकसान होती थी। इसी के चलते वो लोग इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दिए। और यही है कि वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संरचना में परिवर्तन कर दिए। पहला ये था कि निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए थे, निजी व्यापार पर प्रतिबंध। और दूसरा काम ये था कि भेंट एवं उपहार पर प्रतिबंध, भेंट एवं उपहार पर प्रतिबंध। फिर उसके साथ ही साथ में ये हुआ था कि सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। पहली बार यही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, जिसके मुख्य न्यायाधीश बने, इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे लॉर्ड एलिजा एमबी। ठीक है, लॉर्ड एलिजा एमबी। तो फिर एक मूलतः 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कि हमारी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहता है कि कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था और इसके मुख्य न्यायाधीश क्या क्या थे। तो फिर इसमें मोस्टली ये इंपॉर्टेंट आप लोग ये सारा कवर करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चल के देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है। तो फिर ये पिट्स एक्ट ये था कि जैसे कि ब्रिटेन के पीएम थे विलियम पिट, उन्हीं के नाम पे ये पिट इंडिया एक्ट बना था। तो फिर वो इसमें ये आया था कि जैसे कि जो भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी में दो नियम ला दिए थे। पहला ये नियम आ गया था कि कोड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये हो गया था कि कोड ऑफ डायरेक्टर जो वह व्यापारिक कार्यों के देखेंगे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा वो राजनीतिक कार्यों के देखेंगे। तो फिर यही इसमें दो विभाजन हुआ था। और सेम यही लॉ हमारे संविधान के अकॉर्डिंग आया कि जो आर्टिकल 50 है उसमें यही कहा गया है कि विधायिका कार्यपालिका के मध्य हमेशा विभाजन रहेगी, कि विधायिका की शक्तियां अलग रहेंगी और कार्यपालिका की शक्तियां अलग रहेंगी। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो फिर आप लोग को बता दूं कि ब्रिटेन की पीएम, ब्रिटेन के पीएम उनका नाम था विलियम पिट, विलियम पिट। उन्हीं के नाम पे पिच इंडिया एक्ट आया था। उसके बाद इसमें ये हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का विभाजन हुआ था। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे ये
व्यापारिक कार्यों को देखेंगे, व्यापारिक कार्यों को देखेंगे, ठीक है। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा यह राजनीतिक कार्यों को देखेंगे, राजनीतिक कार्य देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यही था और 1784 का यही था, फिर से दिया, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये हम लोग ऐड करते हैं कि जो आर्टिकल 50 है वो हम लोग को यही बताता है कि जो विधायिका होता है, विधायिका, विधायिका मीन्स जो कानून बनाते हैं, ठीक है, और होता है वो कार्यपालिका से पृथक होता है, कार्यपालिका से पृथक होता है, यानी कि ये विधायिका जो होता है वो कानून बनाता है और कार्यपालिका होता है वो कानून को लागू करता है। तो फिर इसमें जो भी पृथक हुआ था, पृथक क्रिया हुआ था, वह 1784 के ब्रिटेन के जो पिट्स एक्ट आया था उसी के थ्रू इसको लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो फिर जो जो इंपॉर्टेंस लग रहे हैं आप लोगों को उसी अनुसार बताया जा रहा है, जो जो आपके एग्जाम में ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और एक दो टर्म इसलिए आप लोग को एक्स्ट्रा बता दिया जा रहा है कि मतलब थोड़ा सा हम लोग का बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट हो गया। अब देखते हैं कि 1793 का चार्टर एक्ट क्या होता है। तो 1793 का चार्टर एक्ट मूलतः यही था कि ब्रिटेन वाले फिलहाल कंपनी के ऊपर यह लगा दिए थे कि करीब 20 वर्षों तक लगातार वही लोग भारत पर व्यापार करेंगे, ठीक है। तो फिर यानी कि 20 वर्षों तक, 20 वर्षों तक एकाधिकार व्यापार करेंगे, ठीक है। यानी कि 20 वर्षों तक जो भी मतलब ब्रिटेन वासी जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत पर 20 वर्षों तक लगातार व्यापार कर सकता है। 1793 का चार्टर बस इतना से है। उसके बाद आइए देखते हैं इसके बाद 1813 का चार्टर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट 1813 का ही चार्टर एक्ट होता है, ठीक है। इसमें यह हुआ था कि ये जो 20 वर्ष का जो एकाधिकार था इसको ये लोग समाप्त कर दिए, ठीक है। अब इसमें यह था कि ये 20 वर्ष का एकाधिकार समाप्त करके मतलब सारे जितना भी ब्रिटेन वासी रहेंगे अब सबके सब भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो ये बात यही था कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। एकाधिकार को समाप्त कर दिया, इसका मतलब यह है कि अब सारे ब्रिटेन वाले भारत के साथ आराम से व्यापार कर सकते हैं। अब इसका फायदा हमारे संविधान में कैसे हुआ? हमारे संविधान में जो है ये आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 111 ये बोलता है हमारे संविधान में कि भारत पर आप पूरे भारत में आप संपूर्ण रूप से व्यापार कर सकते हैं, पूरे भारत में संपूर्ण रूप से व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें ये लगाया गया था कि एकाधिकार और 1813 में ये आ गया था कि पूरे भारत में आप संपूर्ण रूप से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट क्या था। 1833 का चार्टर एक्ट यह था कि सबसे पहला काम इसमें यही हो गया था कि जो भी विधान परिषद ये राष्ट्रपति के द्वारा ही, एक मिनट थोड़ा सा गलती हो रहा है, एक बार देख लीजिए। इसको मतलब इतना तो हो गया था 1793 में 20 वर्षों तक एकाधिकार हुआ था और 1813 को ये हो गया था, ठीक है, एकाधिकार समाप्त कर गया था। इसके बाद इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल, थोड़ा सा गलत हो गया, ये आर्टिकल 301 है जो कि पूरे भारत में संपूर्ण रूप से व्यापार कर सकता है, ठीक है। तो फिर आगे ये देखते हैं, इसमें ये भी किया गया था कि भारत में ये ब्रिटेन वाले थोड़ा सा लगाए थे कि प्रति 1 लाख रुपए की दर से ये लोग थोड़ा सा शिक्षा पर खर्च करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये लोग 1 रुपए भी खर्च नहीं किए थे, लेकिन नियम यही आया था। तो इससे हमारे संविधान में ये थोड़ा सा आ गया कि जो राज्य रहेगा वह शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंस ये रहेगा कि प्रति वर्ष 1 वर्ष में
साहित्य व शिक्षा पर, साहित्य व शिक्षा पर 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए खर्च करे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये लोग बस एक प्रकार से अपना नियम बना दिए थे। ठीक है, अब चलिए इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ था, जैसे इसमें ये हुआ था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ये ब्रिटेन वाले ईसाई धर्म का भारत में प्रचार प्रसार किए थे सन 1813 ईस्वी। ठीक है, अब इसका उपयोग हमारे संविधान में क्या आया था, इसका उपयोग ये आएगा कि जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार होता है कि प्रत्येक लोग का एक धार्मिक होता है, यह उसमें आया था। ठीक है, तो फिर आ जाएगी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, यह फिलहाल इसी के दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट से, जो कि हमारे आर्टिकल 25 में मौजूद है। ठीक है, समझ लीजिए कि 1813 में ही हुआ था कि जो भारत पर एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। उसी का उपयोग आर्टिकल 301 में हुआ था कि पूरे भारत में संपूर्ण रूप से व्यापार कर सकते हैं। उसके साथ ही प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए साहित्य व शिक्षा के ऊपर ब्रिटेन सरकार खर्च करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और उसके बाद ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ये लोग ब्रिटेन वाले भारत में किए थे 1813 वाला। और उसके बाद इसी को देखते हुए भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 को बनाया गया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट क्या है। ठीक है, अब इसको देखते हैं 1853। का जो चार्टर एक्ट, ठीक है, अब 1853 के चार्टर एक्ट में यही किया गया था कि जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा वह पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इसमें सबसे मेन टॉपिक यही था कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल अब संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, एक प्रकार से इसमें यही हुआ था कि जैसे कि बंगाल का जो भी गवर्नर जनरल है अब पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। इसका प्रयोग हम लोग के भारतीय संविधान में भी इस प्रकार आया था कि जो भी कार्यपालिका की शक्तियां जितना भी होगा वह अब राष्ट्रपति के हाथ में चली जाएगी। ठीक है, उसी का नियम हमारे संविधान में भी लाया गया है कि जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां होंगी, जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां होंगी, कार्यपालिका की शक्तियां होंगी वह किसके पास होंगी, वह होगा हमारे राष्ट्रपति के पास। ठीक है, यह क्या हुआ था कि जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां होंगी वो सारा सारा राष्ट्रपति के पास होंगी। यह हमारी आर्टिकल 53 में लिया गया। ठीक है, तो फिर ये जो आर्टिकल 53 है वह हमारे 1853 के चार्टर एक्ट से ही लिया गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, सही है ना। चलिए तो फिर हम लोग आगे भी थोड़ा सा इसको देखते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, बढ़िया है। एक इसमें से थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया है कि जो ये 1853 का चार्टर एक्ट है और हम लोग का ये छूट गया है 1853 वाला, तो सॉरी इसको हटाते हैं, यह होगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर जनरल रहेगा वह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। इससे हमारे संविधान में ये फायदा हुआ था कि जितनी भी भारत की कार्यपालिका की शक्तियां होंगी वह सारी राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी, राष्ट्रपति के निहित रहेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट मूलतः यही हुआ था कि सिविल सेवा परीक्षा का शुरुआत करेंगे। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा यही देखिए इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में सिविल सेवा परीक्षा मतलब किस एक्ट से स्टार्ट करने की घोषणा हुई थी, तो यह 1853 ईस्वी में हुई थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद ये भी देखते हैं कि जैसे कि कोई भी कानूनी संबंधी प्रावधान होता है तो फिर वह गवर्नर जनरल के बिना हस्ताक्षर के आगे नहीं बढ़ेगा। तो यह 1853 में ही हिसाब से लिया गया था। इसी प्रकार हमारे यहाँ राष्ट्रपति का होता है कि जितनी भी कानूनी शक्तियां होती हैं वह राष्ट्रपति के अनुसार ही चलती है। तो फिर यह हमारे उसी से लिया गया। इसमें यह हुआ था कि कानूनी शक्तियों पर गवर्नर जनरल का हस्ताक्षर अनिवार्य रहे। ठीक उसी प्रकार हम में ये आ गया कि जो क्या बोलते हैं इसको आर्टिकल 111, इसमें यही बोला गया है कि जितनी भी कानूनी शक्तियां रहेंगी उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। ठीक है, समझ गए? इतना बढ़िया है। तो फिर हम लोग 1773 का रेगुलेटरी एक्ट पढ़ चुके। 1784 का क्विक्स एक्ट हो गया, 1793 हो गया, 1813 हो गया, 1835 हो गया, 1853 हो गया, इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं 1858 का महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र। महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र ये था कि ये ब्रिटेन की महारानी थी। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं कि वो फिलहाल अपना जो घोषणा थी वह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दिए थे। तो फिर उनके घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ही हमारे भारत में आकर सुनाए थे। तो फिर क्या क्या था उस पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए यार तो फिर चलिए हम लोग आप लोग को बता दें कितना हो गया था। उसके बाद चलते हैं महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र जो सन 1858 ईस्वी में हुआ था। महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र। ठीक है, यह भी फिलहाल हमारे भारतीय संविधान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्या हुआ था कि इसमें जो विक्टोरिया थी ब्रिटेन की महारानी थी, उन्हीं का जो भी घोषणा थी वो लॉर्ड कैनिंग लेकर भारत में आए थे। तो इसमें क्या क्या वो था, तो पहला चीज यह था कि रीति रिवाजों का संरक्षण होगा, यानी एक प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा, जो कि इसका प्रयोग किया गया था हमारे आर्टिकल 25 में। ठीक है, उसके बाद इसमें यह किया गया था कि कानून के समक्ष समानता रहेगी। ठीक है, यानी कि सभी लोगों के लिए कानून एक प्रकार से रहेगा। ठीक है, रीति रिवाजों का हो गया, कानून समक्ष समानता। उसके बाद शिक्षा, यानी कि शिक्षा में भी समानता दिया जाए। ठीक है, रीति रिवाजों में हो गया था, कानून के समक्ष समानता दिया गया था, शिक्षा में समानता दिया गया था। फिर उसके बाद स्वतंत्रता भी दिया गया था कि जैसे कि सभी लोगों के लिए एक प्रकार का स्वतंत्रता दिया जाएगा, स्वतंत्रता अधिकार। अब जो हमारा संविधान है इसमें सारे चीजों दिया गया था। जैसे कि रीति रिवाजों में ये दिया गया था आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता भी दिया गया था जो आर्टिकल 14 में दिया गया था। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया था। फिर उसके बाद शिक्षा में भी समानता दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद इसी में यह भी किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनी थी उसका भी ये जो घोषणा पत्र आया था इसको यह समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद जो भी मुगल सम्राट थे उनका भी समाप्ति कर दिया गया था, मुगल सम्राट की समाप्त। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि आप लोग को बता दें जो एक दो नियम था कोड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। अब उसके स्थान पे एक सचिव का निर्माण कर दिया गया था। और सचिव कौन बने थे? सचिव बने थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया था, वो भी समाप्त।
ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त करके एक सचिव बना दिया गया। इन लोग को समाप्त करने के बाद एक सचिव बना दिया गया था और उस सचिव का नाम ही क्या था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही थे कि इसमें ये लोग फिलहाल जो घोषणा लाए थे कि भारत में रीति रिवाजों का संरक्षण होगा, उसके बाद कानून समझ समानता प्रस्तुत किया जाएगा, शिक्षा में समानता दिया जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति की जाएगी। उसके बाद मुगल सम्राट की भी समाप्ति हो गई थी और इसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त करके भारत का सचिव का निर्माण कर दिया गया था और सचिव बने थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। अब क्या बचा है, 1861 भारत परिषद अधिनियम। 1861 में यही किया गया था, जैसे कि अभी तक कहीं पर भी भारत भारत में कोई भी मेंबर्स लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन अब इसमें भारत के मेंबर के रूप में भी लोग कार्य करेंगे। मेंबर के रूप में मतलब अब विधायिका के रूप में भी कार्य करेंगे। क्योंकि सबसे पहले 1861 भारत परिषद अधिनियम में ही, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम में ही यह लाया गया था कि अब भारत के जो मेंबर्स रहेंगे वह विधायिका के रूप में कार्य करेंगे। तो सर्वप्रथम 3 व्यक्ति थे जो कि सबसे पहले विधायक के रूप में चुने गए थे। पहले थे बनारस राजा देवनारायण सिंह, राजा देव नारायण सिंह। फिर उसके बाद दूसरा थे पटियाला के थे नरेंद्र देव। फिर उसके बाद तीसरा थे हमारे ग्वालियर के थे दिनकर राम। तो भी मतलब यही था कि अभी तक कोई भी भारत का व्यक्ति किसी भी रिटेल में कोई भी मतलब मेंबर ग्रुप में कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन अब 1861 के भारत परिषद अधिनियम आने के बाद यह हुआ कि विधायिका के रूप में भारत के यही 3 प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले विधायिका के कार्यों को संभाला भारत के पक्ष की ओर से। ठीक है, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है 1861 में। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1861 की बात आ जाइए। 1861 हो गया, उसके बाद अब आएंगे हम लोग 1900। अब अभी एक और छूट रहा है जो कि हम इसमें नहीं लिखे हैं, 1892। 1892 में एक इंपॉर्टेंट चीज यह हुआ था कि जो भी विधान परिषद लोग रहेंगे, थोड़ी शक्तियां का आवंटन होने लगा कि विधान परिषद जो भी होंगे वह बजट बहस वह प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब यही था कि अब धीरे धीरे शक्तियों का आवंटन किया जाने लगा कि विधान परिषद को भी शक्तियां दिए जाने लगा, विधानसभा को भी शक्तियां दिए जाने लगा, यानी कि शक्तियों में आवंटन धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसमें अब यही था 1892 में। अब चलिए हम लोग देखते हैं 1909 में यही हुआ था मार्लेमेंटे सुधार। ठीक है, जैसे कि पहला मार्ले है, दूसरा मिंटो, तभी मार्ले मिंटो यही था कि पहले वाले को सचिव बोलते हैं और दूसरे वाले को गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं के स्थान पर मार्ले मिंटो सुधार आया। तो मार्ले मिंटो सुधार का एकमात्र यही नियम था कि अभी तक विधायिका के रूप में ही भारतवासी कार्य करते थे, जो कि अभी 1861 में बात किए थे। अब 1909 में यह था कि विधायिका के शासन अब कार्यपालिका के रूप में भी भारत लोग कार्य करेंगे। ठीक है, अब पहले व्यक्ति वही थे, सत्येंद्र सिन्हा जिनका नाम था, जिन्होंने पहले कार्यपालिका के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, तो पूरा आपको एक बार डिफाइन कर दे रहे। 1861 में यह था कि विधायिका के रूप में कार्य करेंगे भारतवासी, लेकिन
1909 में ये आ गया जो कि पार्लियामेंट्री सुधार था, इसमें ये आ गया कि विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका के रूप में भी भारतवासी कार्य करेंगे। और पहले कार्यपालिका के रूप में कार्यभार संभाला था सत्येंद्र सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को पूरा सारा सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यही था कि इसमें फिलहाल अब प्रांतों को ज्यादा ज्यादा शक्तियां देने की बात की जाने लगी। जैसे कि फिलहाल उन लोग वहां से केंद्रों का जो भी जितना भी शक्तियां थोड़ा कम किया जाए और प्रांतों की शक्तियां थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो फिर केंद्र का शक्तियां कम करने का तात्पर्य यही है कि केंद्र जिस प्रकार से प्रांतों को सारा नियंत्रण करती थी, उनका नियंत्रण थोड़ा सा कम किया जाए। इसमें यही था 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में यही किया गया था कि प्रांतों की शक्तियों को बढ़ाया जाए, प्रांतों की शक्तियों को बढ़ाया जाए और केंद्रों का नियंत्रण और केंद्रों का नियंत्रण और केंद्रों का नियंत्रण प्रांतों पर कम किया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये भी किया गया था जो भी केंद्रीय विधायिका थी, केंद्रीय विधायिका को दो भाग में विभाजित किया गया। पहला था विधानसभा, दूसरा था विधान परिषद। यह फिलहाल राज्य स्तर पे होता है, जैसे कि फिलहाल आपका केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर में विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें 1919 में मोस्टली इंपॉर्टेंट थिंग्स यही थे। अब इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे सन 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या क्या था। ठीक, 1935 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चलिए अब इसमें ये देखेंगे जैसे कि शक्तियों का भी विभाजन किया गया था, उसके बाद ये भी किया गया था कि राज्य संघ से अलग नहीं। ठीक है, मोस्टली इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्य जो होगा वह संघ से अलग नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो 1935 का भारत शासन अधिनियम यही था कि जो राज्य रहेगा वह संघ से अलग नहीं होगा। इसका प्रारूप हम लोग आर्टिकल 1 संविधान में देखते हैं कि राज्य संघ से अलग नहीं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा भारत का जो भी सिस्टम है यह यूनियन सिस्टम है, ना कि फेडरेशन सिस्टम। यूनियन सिस्टम यह होता है कि राज्य कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकता, यह हमारे इंडिया में। और जो फेडरेशन है वह अमेरिका का नियम है कि राज्य जो है वह संघ से अलग हो सकता है, बट हमारे यहाँ राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। यह नियम 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया था। तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारा चार्टर एक्ट समझ में आ गया होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके साथ साथ 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट, 1773 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1813 का, 33 का, 53 का, 58 का, 61 का, 1909 का, 1919 का, 1935 का। तो फिर जितने भी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट जो कि आपके एग्जाम में आने की उम्मीद हो सकती थी, मैं उन लोगों को कवर कर दिया हूँ। 1935 में बस यही आप लोग मोस्टली याद करना है कि जो राज्य रहेगा वह संघ से अलग नहीं हो सकता, राज्य संघ के साथ ही हमेशा मौजूद रहेगा। ठीक है, और सिर्फ इसी प्रकार इसमें एक और नियम लाया गया था जो कि हम लोग का आर्टिकल 246 में मिलता है कि संघ सूची पर संसद कानून बनाएंगे, संसद कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी, और राज्य सूची पर राज्य विधान मंडल बनाएंगे, राज्य विधान मंडल बनाएंगे। तो भी बस यही है 1935 के भारत शासन अधिनियम के सबसे इंपॉर्टेंट चीज।
और बाकी इसमें नहीं है। थोड़ा सा अगर आप इसमें और जानना चाहते हैं तो एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 7वीं अनुसूची में भी हम लोग के शक्तियों का विभाजन बताया गया है कि शक्तियों का विभाजन बताया गया है कि लोकसभा की शक्तियां क्या क्या है, राज्यसभा की क्या क्या है, विधानसभा, विधान परिषद, इसमें शक्तियों का आवंटन ही किया गया। तो फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम भी था। तो फिर जितना भी भारत का ऐतिहासिक आधार था आज हम लोग कवर कर चुके हैं। और इसमें से 3 से 4 वर्ड और होते हैं जो कि हम लोग को सुनने में आते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला तो हम लोग सुने होंगे एकात्मक व्यवस्था, ठीक है, एक चीज सुने होंगे हम लोग एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था यही होगा कि जैसे कि सारी शक्तियां केंद्र पर ही आश्रित हो, ठीक है, सारी शक्तियां केंद्र पर ही निर्भर हो, ठीक है। और संघात्मक व्यवस्था यह होता है संघात्मक व्यवस्था यह होता है कि शक्तियां का आवंटन हो जाता है, शक्तियां का आवंटन हो जाता है, इसमें केंद्र में और राज्य में, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं फेडरेशन। क्या देखते हैं? फेडरेशन। फेडरेशन में यही होता है कि राज्य संघ के साथ रहता है, संघ के साथ रहता है, पर जब चाहे अलग हो सकता है, जैसे कि अमेरिका होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनियन सिस्टम का। यूनियन सिस्टम यह होता है कि राज्य संघ के साथ रहता है, राज्य संघ के साथ रहता है, राज्य संघ के साथ रहता है, किंतु अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर आज ये भारत संविधान का ऐतिहासिक आधार था। अब हम लोग कल जो कवर करेंगे वो इसमें यह होगा कि भारत संविधान की बैठकें कितनी बार हुई, भारत संविधान में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम लीग ने कब प्रारूप को अपनाया था, कब ठुकराया था। जैसे कि कल हम लोग बात किए थे सन 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव में यह था कि मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे वह संविधान के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन सन 1942 ईस्वी में जो मुस्लिम लीग वाले थे, जिसको हम लोग क्रिस प्रस्ताव के नाम से भी कल पढ़े थे, क्रिस प्रस्ताव यही था जिसमें मुस्लिम लीग वालों ने संविधान से मतलब हट गए थे, छुटकारा ले लिए थे, मतलब उसका एक प्रकार से विरोध कर रहे थे। तो फिर ये सब हम लोग उसी दिन बातचीत कर लिए थे। अब मतलब जो भी रहेगा हम लोग कल इसके आगे कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा आज ये भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार समझ में आ गया होगा। अब जो भी बच्चे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करते रहेंगे। और दोस्त जैसा भी है आप लोग के सामने सारा एक साइड से स्टेप बाय स्टेप कवर करते जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो फिर एक बात यही बोलेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और जय भारत, थैंक यू सो मच।